नमस्ते मेरे प्यारे साथी। आज की रात हम एक बेहद नरम और सपनों जैसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रात का रखवाला। गांव का एक बुजुर्ग हर रात अपनी लाठी और लालटेन लेकर गलियों में घूमता है। वो सबकी सुरक्षा करता है, हर आहट को सुनता है और हर परछाई पर नजर रखता है। लेकिन एक रात उसे अचानक चोरों का सामना करना पड़ता है। उसकी बहादुरी से न सिर्फ गांव बच जाता है, बल्कि लोग ये समझ जाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी केवल रखवाला नहीं, बल्कि गांव की ढाल है। ये कोई साधारण दास्तान नहीं, ये उन दिनों की झलक है जब लोग ताले और चाबियां भूलकर भरोसे में जीते थे, जब सबसे बड़ी दौलत होती थी एक दूसरे की मुस्कान और अपनापन। जैसे जैसे आप इस कहानी में बहते जाएंगे, आपकी उलझनें ढीली पड़ेंगी, सांसें धीमी होंगी और पलकें अपने आप भारी होने लगेंगी। अगर ऐसी सुकून भरी कहानियां आपको भी मीठी नींद की ओर ले जाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर रात में एक नई रात, एक नई कहानी आपको सपनों की गोद में सुलाने आती है। अब जरा आप बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव की खामोशी से हमें सुन रहे हैं, और आपकी घड़ी इस वक्त रात का कौन सा पहर दिखा रही है? आपका हर छोटा सा कमेंट और हर प्यार भरा इशारा हमें यह एहसास दिलाता है कि आप यही कहीं पास बैठे हैं और इस नींद भरे सफर में मेरे साथ चल रहे हैं। तो आइए रोशनी बंद कर लीजिए, पंखे या रात की हवा की सरसराहट को सुनिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उस आंगन की ओर जहां कोई दरवाजा नहीं, बस खुले आसमान के नीचे आराम, भरोसा और नींद हमेशा इंतजार करती है। गांव बेलापुर में अंधेरा गहराने लगा था। दिन भर खेतों में हल चलाने और मवेशियों की देखभाल के बाद गांव की गलियां अब सुनी पड़ चुकी थी। मिट्टी की कच्ची पगडंडियां, झोपड़ियों की कतारें और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ सारा गांव जैसे धीरे धीरे रात की खामोशी में डूबता जा रहा था। लेकिन इस खामोशी के बीच हर रात की तरह एक परिचित आहट सुनाई देती थी। लाठी की थक और लालटेन की टिमटिमाहट। वो आहट किसी अनजान की नहीं, बल्कि गांव के सबसे बुजुर्ग पहरेदार देवराज की थी। सफेद धोती, घिसा हुआ कुर्ता कांपते हुए, लेकिन मजबूत कदम और झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर हल्की सी झुर्रीदार शिकन। मानो उम्र की हर परत ने उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी हो। देवराज हर रात, चाहे आंधी हो या बारिश, अपनी लाठी और लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूमते थे। गांव वाले उन्हें मजाक में कभी बूढ़ा चौकीदार कहते, कभी लालटेन वाला बाबा, लेकिन वो बिना परवाह किए अपनी ड्यूटी निभाते रहते। उस रात भी आकाश में आधा चांद था और सितारे जैसे धुंधली चादर के पीछे छिप गए थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी दो बकरियां कभी कभी मिम्मी आती। दूर कहीं से ढोलक की हल्की सी आवाज आती थी। किसी के घर शादी की तैयारी चल रही थी। गांव की औरतें अपने दरवाजे बंद कर चुकी थी। बच्चे अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में डूबे थे। बस पूरे गांव में एक ही शख्स जाग रहा था, देवराज। देवराज ने अपनी लालटेन ऊंची उठाई और चारों ओर नजर दौड़ाई। हम सब ठीक है, उनकी धीमी आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। वे अक्सर खुद से बातें करते थे, कभी यादें ताजा करते, कभी बड़बड़ाते। उनका अतीत कोई नहीं जानता था, बस इतना कि वो जवान दिनों में कहीं दूर रहे थे। फिर अचानक गांव लौट आए। तब से हर रात पहरा देना उनकी जिम्मेदारी बन गया। अचानक पीछे से एक मीठी आवाज आई, दादा आप फिर अकेले निकल पड़े। देवराज पलटे। लालटेन की रोशनी में उनकी 15 साल की पोती माया खड़ी थी। उसके हाथ में रोटी का छोटा डिब्बा था। मैंने कहा था ना, खाना खाए बिना मत निकला करो। देवराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे पगली, रात का पहरा भूखे पेट भी हो सकता है। गांव की नींद मेरी नींद से बड़ी है, माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा।
गांव वाले तो आपकी कदर भी नहीं करते दादा। सब कहते हैं कि आप बस दिखावा करते हैं। देवराज ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, बेटी कदर के लिए नहीं, चैन के लिए पहरा दिया जाता है। जब सब सोते हैं तो किसी को जागना पड़ता है। माया चुप हो गई। उसने डिब्बा उनके हाथ में थमाया और बोली, ठीक है, पर खाना पूरा खाना, मैं सुबह देखूंगी। देवराज हंस पड़े और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तू भी ना, बिल्कुल अपनी मां जैसी है। जैसे ही माया चली गई, देवराज ने आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में कहीं गहरे अतीत की परछाइयां थी। उन्होंने धीमी आवाज में बुदबुदाया, आज भी अगर वे साथी होते तो ये पहरा कुछ और होता। ये वाक्य हवा में खो गया। कोई नहीं जानता था कि वो किसके बारे में कह रहे थे। रात गहराने लगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। देवराज सतर्क हो गए। उन्होंने लालटेन जरा ऊंची की और लाठी कसकर पकड़ी। गांव के बाहर से झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। कदमों की धीमी आहटें सुनाई दी, मानो कोई छिप कर बढ़ रहा हो। देवराज की आंखों में चमक आ गई। लगता है आज रात चैन से बीतने वाली नहीं, उन्होंने खुद से कहा और उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। सुबह का सूरज जैसे ही बेलापुर गांव की कच्ची गलियों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने लगा, मुर्गों की बांग और औरतों की चक्की पीसने की आवाजें हवा में घुलने लगी। रात की खामोशी टूट चुकी थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे और किसान हलबैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़े थे। लेकिन चौपाल के पास आज थोड़ी हलचल थी। वहां कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। अरे कल रात फिर वो बूढ़ा लालटेन लेकर घूम रहा था, एक किसान ने कहा। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, हां, और करेगा भी क्या, उम्र भर का काम बस यही रह गया है। ना घर का कोई काम करता है, ना खेत देखता है। तीसरे ने ताना कसते हुए कहा, भाई हमें तो लगता है कि बस दिखावा है। रात को जब सब सोते हैं तो वो लालटेन जलाकर घूमता है। चोरी डाके का जमाना रहा ही कहां। पास खड़े गांव के व्यापारी भीमराव ने भी हंसते हुए बात बढ़ाई, हां सही कहते हो। अरे अगर चोर डाकू आएंगे भी तो क्या ये बूढ़ा लाठी लेकर रोक लेगा? हमें भी तो हंसी आती है उसकी हालत पर। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। इसी बीच गांव का मुखिया रामपाल आया, लंबा गठिला शरीर और सिर पर पगड़ी। उसकी आवाज में हमेशा रब रहता था। क्या हो रहा है? उसने चौपाल पर बैठते हुए पूछा। एक किसान ने हंसते हुए कहा, रामपाल भाई, हम तो बस उस बूढ़े देवराज की बातें कर रहे थे। रात रात भर गलियों में घूमता है, हमें तो लगता है सब दिखावा है। रामपाल ने गंभीरता से मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, देव बूढ़ा है, उसकी आदत है तो रहने दो। लेकिन सच कहूं तो अब उसकी जरूरत नहीं है। गांव में शांति है, यहां कोई चोरी डकैती नहीं होती। भीमराव ने तुरंत हामी भरी बिल्कुल, और ऊपर से रात को शोर मचाता फिरता है, लाठी ठक ठक करता है, बच्चों की नींद खराब करता है। गांव वालों ने मिलकर हाँ में हाँ मिला दी। उधर अपने घर के बाहर देवराज खाट पर बैठे थे। उनके सामने लालटेन रखी थी। आंखों में नींद की कमी साफ छलक रही थी। माया रोटी और दही लेकर आई और बोली, दादा ये लो, आपने कल रात खाना पूरा खाया था ना? देवराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हां बेटी खा लिया था। लेकिन माया ने उनकी आंखों में थकान देख ली। आप क्यों इतनी मेहनत करते हो? गांव वाले आपकी बात पर हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। देवराज ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी याद रखो, कोई तुम्हें चाहे हंसी का पात्र समझे या महान, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं पहरेदार हूं, चाहे लोग कदर करें या नहीं, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। माया ने उदासी से मुंह फेर लिया। दोपहर को जब देवराज चौपाल के पास से गुजरे तो उन्होंने गांव वालों की बातें कानों में पड़ते सुनी। देखो देखो, आ गया लालटेन वाला। अरे बाबा दिन में भी लाठी लिए घूमता है। हां, लगता है रात का सपना पूरा नहीं हुआ। देवराज ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और आगे बढ़ गए।
मगर माया दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुहक दोनों थे। शाम होते होते रामपाल अपने घर में बैठा था। भीमराव उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, रामपाल भाई, हमें इस बूढ़े को समझाना होगा। यह पहरेदारी का नाटक अब बंद होना चाहिए, वरना गांव वाले हंसते रहेंगे। रामपाल ने सोचा और गंभीरता से बोला, ठीक है, मैं कल उससे बात करूंगा। बूढ़ा आदमी है, उसे समझाना आसान होगा। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में वही बूढ़ा आदमी पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। रात का अंधेरा फिर से गांव बेलापुर पर उतर आया था। हवा में ठंडक थी और आकाश में चांद की फीकी रोशनी बिखरी हुई थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, मानो रात को और भी रहस्यमय बना रही हो। देवराज अपनी आदत के मुताबिक लालटेन जला रहे थे। उनकी झुर्रियों वाला चेहरा लालटेन की लौ से चमक रहा था। उन्होंने लाठी उठाई थी कि पीछे से तेज कदमों की आहट आई। दादा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। देवराज ने पलटकर देखा। माया वहां खड़ी थी, लंबा दुपट्टा ओढ़े, हाथ में एक छोटी सी टोकरी और चेहरे पर अजीब सी जेद। नहीं बेटी, ये काम तेरे लिए नहीं है। रात ठंडी है, रास्ते सुनसान है। देवराज ने समझाने की कोशिश की। माया ने तुनकते हुए कहा, तो क्या हुआ? जब सारे गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, तब आपको अकेला देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। कम से कम मैं आपके साथ रहूंगी। देवराज ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, माया, पहरेदारी सिर्फ चलना फिरना नहीं है, ये जिम्मेदारी है। इसमें खतरे भी हो सकते हैं। माया ने मासूम लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर मुझे भी सिखाइए, ताकि मैं भी आपकी तरह गांव की रक्षा कर सकूं। देवराज उसकी आंखों में देख रहे थे। वहां मासूमियत थी, लेकिन उससे भी गहरी चमक थी साहस की। आखिरकार उन्होंने हार मान ली। ठीक है, लेकिन आज की रात सिर्फ मेरे साथ चलना कोई सवाल नहीं। माया की आंखें चमक उठी। दोनों निकल पड़े। देवराज की लाठी की ठक ठक और लालटेन की टिमटिमाहट के बीच माया की धीमी पदचाप गूंज रही थी। गलियों के दोनों ओर मिट्टी के घर, बंद दरवाजे और नींद में डूबे गांव वाले। माया ने फुसफुसाकर पूछा, दादा, आपको कभी डर नहीं लगता? देवराज मुस्कुराए। डर हर इंसान को लगता है बेटी। फर्क बस इतना है कि कोई डर में भाग जाता है और कोई डर के बावजूद खड़ा रहता है। माया सोच में पड़ गई। जब दोनों चौपाल के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ हल्की आवाजें सुनाई दी। पास जाकर देखा, 3 गांव वाले बैठे हुक्का पी रहे थे। उनमें भीमराव भी था। भीमराव ने देवराज को देखकर हंसते हुए कहा, अरे बूढ़े लालटेन वाले बाबा, और ये साथ में कौन है? ओ पोती माया, लगता है अब पहरेदारी का नया दस्तूर शुरू हुआ है। बाकी 2 गांव वाले भी हंस पड़े। हां, अब बूढ़े की चौकीदारी भी विरासत में मिलेगी। माया का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, आपको शर्म नहीं आती? मेरे दादा आप सबकी सुरक्षा के लिए रात रात भर जागते हैं और आप उनका मजाक उड़ाते हैं। भीमराव ने व्यंग से कहा, सुरक्षा? हाँ, किससे? चूहे से या बिल्ली से? गांव में तो पिछले कई सालों से कोई चोरी ही नहीं हुई। माया आगे बढ़ी, लेकिन देवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, चलो, जवाब देना आसान है पर मौन रहना मुश्किल। याद रखो, असली ताकत बोलने में नहीं, सहने में होती है। माया ने गहरी सांस ली और चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। गांव के किनारे पहुंचकर देवराज रुक गए। उन्होंने लाठी जमीन पर टिकाई और कहा, माया, तूने आज गांव वालों की बातें सुनी। वे मेरी हंसी उड़ाते हैं, पर यही लोग अगर किसी दिन मुसीबत में फंसेंगे तो सबसे पहले मदद की उम्मीद मुझसे करेंगे। यही इंसानियत है। लोग कदर करें या ना करें, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। माया ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। दादा, अब मैं हर रात आपके साथ चलूंगी, चाहे आप मना करें या नहीं। देवराज ने उसे गले से लगा लिया। तू सचमुच मेरी ताकत है। माया, सुबह की हल्की धूप बेलापुर गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही थी। खेतों से बैलों की घंटियां बज रही थी और औरतें कुएं से पानी भर रही थी।
माया अपने आंगन में बैठकर दादा की लाठी साफ कर रही थी। देवराज खामोशी से खाट पर बैठे थे। उनकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थी, मानो यादों की धुंध में डूबे हो। माया धीरे से बोली, दादा, कल रात आपने कहा था कि डर सबको लगता है, फर्क बस खड़े रहने का है। आपको ये सब कैसे पता है? आपने ये बातें कहां सीखी? देवराज चुप रहे। उनकी आंखों में जैसे कोई तूफान उमड़ आया। माया ने फिर पूछा, क्या आप पहले कहीं सिपाही थे? गांव वाले कहते हैं कि आप किसी जमाने में बहुत ताकतवर थे। देवराज ने गहरी सांस ली। बेटी, कुछ बातें दिल के अंदर रहनी चाहिए, लेकिन तू मेरी पोती है, तुझे सच जानने का हक है। देवराज की आंखें चमक उठी। वो बोलने लगे, जब मैं जवान था तब मेरा नाम देवराज सिन्हा दूर दूर तक जाना जाता था। मैं सेना में था। सरहद पर लड़ाई के दिनों में हमने ऐसी ऐसी जंग लड़ी कि मौत भी हमें देखकर कांपती थी। गोली की आवाजें, तोपों का धमाका और साथियों की चीखें, सब कुछ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। माया विस्मय से सुन रही थी। एक रात दुश्मनों ने अचानक हमला किया। हमारे कई साथी घायल हो गए। मैंने अपने दस्ते को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तलवार, बंदूक और शरीर की हर सांस से लड़ाई की। हम जीते तो थे, लेकिन देवराज की आवाज रुक गई। उनकी आंखें भर आई। लेकिन मेरे सबसे करीबी साथी वही शहीद हो गए। उस दिन से मैंने तय कर लिया कि जब तक जिंदा हूं, दूसरों की नींद की हिफाजत करूंगा, चाहे वो गांव हो या सरहद। माया की आंखों में आंसू थे। दादा, आप कितने बड़े वीर हो, और गांव वाले आपको बस बूढ़ा चौकीदार कहते हैं। काश सबको पता होता कि आप कौन हैं। देवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, शौर्य की पहचान दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले क्या कहते हैं, मैं अपना काम करता रहूंगा। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, तो अब मैं भी आपके साथ सीखूंगी। मैं चाहती हूं कि आपकी ताकत, आपका साहस मुझ में भी आए। देवराज ने उसे देखा और धीमे से मुस्कुराए। शायद वक्त आ गया है कि मेरा अनुभव किसी और के काम आए। इसी बीच चौपाल पर भीमराव और कुछ किसान फिर बातें कर रहे थे। सुना है बूढ़ा अपने अतीत की कहानियां सुनाता है, अब तो पोती को भी फंसा लिया है। भीमराव ने हंसते हुए कहा, रामपाल मुखिया गंभीरता से बोला, देखो बूढ़ा है, कहानियां सुनाएगा ही, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असली काम खेती बाड़ी और व्यापार है, बाकी उसका पहरा सब ढकोसला है। गांव वाले सिर हिलाने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग किसान ने धीरे से कहा, रामपाल, कभी कभी पुराने लोग सच भी बोलते हैं। हमने सुना है देवराज वाकई सेना में था। भीमराव ने हंसते हुए कहा, सेना में था तो क्या, अब तो लाठी के सहारे चलता है। ऐसे आदमी पर गांव की सुरक्षा कैसे छोड़ सकते हैं? रामपाल ने बात बदल दी, चलो जो है सो है, गांव सुरक्षित है, हमें किसी पहरेदार की जरूरत नहीं। शाम ढलने लगी। देवराज ने अपने पुराने संदूक को खोला। उसमें एक फटी हुई वर्दी, एक जंग लगी तलवार और कुछ निशानियां रखी थी। उन्होंने वर्दी को धीरे से छुआ और आंखें बंद कर ली। अब शायद वक्त आ रहा है जब ये सब फिर काम आएगा। माया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ये सब देखा और उसके मन में गर्व की लहर दौड़ गई। रात फिर गांव बेलापुर पर उतर आई थी। चांद बादलों में छिपा था और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। खेतों के किनारे झाड़ियों में झिंगरों की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन इस प्राकृतिक शांति के पीछे कहीं एक अनदेखा तूफान धीरे धीरे उठ रहा था। देवराज हमेशा की तरह अपनी लालटेन और लाठी लेकर निकल पड़े। माया आज फिर उनके साथ थी। गांव की गलियां शांत थी, लेकिन देवराज की अनुभवी आंखों को कुछ अलग सा महसूस हुआ। माया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुझे हवा में कोई अजीब गंध महसूस हो रही है, जैसे बारूद या धुयों की? माया ने गहरी सांस ली, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा दादा, शायद आपको वहम हो। देवराज की झुर्रियों पर गहरी लकीरें खींच गई। नहीं बेटी, मेरा वहम नहीं है, ये वही हवा है
जो मैंने सरहद पर महसूस की थी। किसी हमले से पहले की हवा। गांव से दूर घने जंगल के पास अलाव जल रहा था। उसके चारों ओर हथियारबंद डाकुओं का गिरोह बैठा था। उनके बीच दो चेहरे सबसे खतरनाक थे। रघु लंबा चौड़ा घनी मूंछों वाला आदमी और काली पतला लेकिन चालाक, जिसकी आंखों में हमेशा लालच और शातिरपन झलकता था। रघु ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और हंसते हुए बोला, काली, अब वक्त आ गया है बेलापुर पर धावा बोलने का। गांव अमीर तो नहीं पर अनाज और मवेशी भरपूर है, सब लूट लेंगे। काली ने आंखें मिचमचाकर कहा, हाँ भाई, और वहां के लोग डरपोक हैं। सुना है बस एक बूढ़ा रात को पहरा देता है। हाँ, वो क्या रोकेगा हमें। सारे डाकू ठाके मारकर हंस पड़े। रघु ने जोर से अलाव में लकड़ी फेंकी और गरजते हुए कहा, कल रात बेलापुर हमारी मुट्ठी में होगा। उधर चौपाल पर भीमराव और कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। रामपाल भाई भीमराव बोला, हमें सच में इस बूढ़े की नौटंकी रोकनी चाहिए। रात रात घूमता है और अब पोती को भी साथ घसीटने लगा है। रामपाल ने सिर हिलाया, हां, पर मैं क्या करूं? उसका दिमाग नहीं चलता, उसे समझाना भी बेकार है। एक किसान ने बीच में कहा, पर मुखिया जी, मैंने कल रात झाड़ियों में कुछ हलचल देखी थी। कहीं बाहर से लोग तो नहीं आ रहे? भीमराव ने हंसते हुए टोका, अरे डरपोक चूहे खरगोश होंगे। इस गांव में कोई डाका नहीं पड़ने वाला, सब झूठी बातें हैं। रामपाल ने भी किसान की बात हल्के में टाल दी। गांव में शांति है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। घर लौटते समय माया ने देवराज से कहा, दादा, आपने सही कहा था, गांव वाले आपको कभी नहीं समझेंगे, पर मैं आपकी आंखों की चिंता देख सकती हूं। अगर सचमुच कोई खतरा है तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। देवराज ने उसकी ओर देखा, बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अभी गांव को सतर्क करने का समय नहीं आया। पहले हमें यकीन करना होगा कि सचमुच खतरा है। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन तय किया, मैं दादा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में झूम रही थी और झोपड़ियों की खिड़कियां धीमे धीमे चरमरा रही थी। देवराज लालटेन लेकर चौपाल की ओर बढ़ रहे थे। माया उनके पीछे थी। उनके कदम आज और भारी लग रहे थे, क्योंकि उनके दिल को यकीन हो चुका था, खतरा बहुत नजदीक है। जैसे ही दोनों गांव के किनारे पहुंचे, झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। देवराज ने लाठी कसकर पकड़ी और फुसफुस, माया पीछे रहना। झाड़ियों से 3-4 परछाइयां निकली। उनके हाथों में तलवारें और छोटे छोटे हथियार थे। वे धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। देवराज गरज कर बोले, कौन हो तुम लोग? डाकू हंस पड़े, अरे बूढ़े तू ही है क्या गांव का चौकीदार? हाँ, अच्छा है, पहले तुझे ही निपटाते हैं। बूढ़ी काया में जैसे अचानक जवान ताकत आ गई। देवराज ने लाठी घुमाई और सामने वाले डाकू के हाथ पर जोरदार वार किया। तलवार उसके हाथ से छूट गई। दूसरा डाकू पीछे से झपटा, पर देवराज ने पलटकर लाठी उसके पेट में दे मारी। माया चिल्लाई, दादा संभालो। तीसरा डाकू आगे बढ़ा और उसने लालटेन पर वार किया। लालटेन गिरकर जमीन पर फूट गई। लो बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ लाठी की आवाज और चीखें गूंजने लगी। माया ने झटपट अपने दुपट्टे को आग के पास से जलते लकड़ी के टुकड़े में लपेटा और मशाल बना ली। रोशनी फैलते ही डाकुओं के चेहरे साफ नजर आए। दादा, यहां उसने मशाल आगे की। देवराज ने फिर से लाठी घुमाई और चौथे डाकू को गिरा दिया। बाकी 2 डाकू डरकर भागने लगे। भागते भागते एक डाकू ने पलटकर कहा, ओ बूढ़े, आज बच गया है, लेकिन कल रघु और काली आएंगे, तब तेरा गांव जला देंगे। देवराज ने सांस भरते हुए लाठी जमीन पर टिकाई। तो आओ, हम तैयार रहेंगे। शोर सुनकर गांव वाले दौड़े आए। रामपाल, भीमराव
और कई किसान मशाले लेकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि 4 डाकू जमीन पर घायल पड़े थे और देवराज उनके ऊपर खड़े थे। भीमराव हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा तो सचमुच लड़ा। रामपाल ने गंभीर नजरों से देवराज को देखा। देवराज, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन थे? देवराज ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये डाकुओं का गिरोह है। मैंने कहा था कि खतरा मंडरा रहा है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अब तैयार रहना होगा। असली तूफान अभी बाकी है। गांव वाले एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। भीमराव, जो हमेशा देवराज का मजाक उड़ाता था, अब भी हंसी दबाकर बोला, अरे 4 गुंडों को मार गिराने से कुछ नहीं होता। अगर सचमुच बड़ा हमला हुआ तो ये बूढ़ा क्या कर लेगा? हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। रामपाल चुप रहा, पर उसके मन में अब भी संशय था। देवराज की आंखों में चमक थी। देख लेना, आने वाली रातें इस गांव की किस्मत तय करेंगी। सुबह का सूरज गांव बेलापुर की झोपड़ियों पर चढ़ आया था। कल रात की हलचल के बाद भी माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए आपस में कानाफूसी कर रही थी। बच्चे खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते थे और चौपाल पर असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। रामपाल मुखिया खाट पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। कल रात उसने अपनी आंखों से देखा था कि बूढ़ा देवराज 4 डाकुओं से भिड़ गया और उन्हें पछाड़ दिया, लेकिन उसके मन में शंका अब भी जिंदा थी। क्या सचमुच बूढ़े पर भरोसा किया जा सकता है, या ये गांव को गुमराह कर रहा है? कुछ गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए और रामपाल से बोले, मुखिया जी, आपने देखा था ना, डाकू सचमुच आए थे। बूढ़े देवराज ने ही उन्हें भगाया। रामपाल ने धीरे से कहा, हां, देखा था, पर 4 गुंडे आए थे। हो सकता है असली गिरोह कहीं बड़ा हो। हम ऐसे बूढ़े पर कैसे भरोसा कर लें? तभी भीमराव आगे बढ़ा और बोला, बिल्कुल सही, ये बूढ़ा हमें बहकाता है। हो सकता है उसने खुद इन लोगों को बुलाया हो ताकि हीरो बने। मुझे तो यही साजिश लगती है। गांव वाले आपस में बड़बड़ाने लगे। कुछ लोग डर गए, कुछ को शक हुआ और कुछ अब भी देवराज पर यकीन कर रहे थे। उधर देवराज अपने आंगन में बैठे थे। उनकी बाह पर हल्की चोट के निशान थे, जिन्हें माया दवा से साफ कर रही थी। दादा, कल रात आप अकेले ना होते तो शायद इतना सब नहीं कर पाते। गांव वाले अब भी आप पर शक कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? देवराज ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, गांव वालों का शक सही है। वे डरे हुए हैं। डर इंसान को या तो अंधा बना देता है या शक करने वाला। लेकिन मुझे परवाह नहीं। मेरा काम है पहरा देना, चाहे गांव मुझ पर विश्वास करे या ना करे। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं भी आपके साथ खड़ी हूं। कल रात मैंने देखा, डर से भागने के बजाय लड़ा कैसे जाता है। मैं सीखूंगी। देवराज की आंखों में गर्व की चमक आई। तू मेरी ताकत है माया। शाम होते होते रामपाल खुद देवराज के घर पहुंचा। माया हैरान रह गई। मुखिया जी, आप यहां? रामपाल ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मुझे तुमसे बात करनी है। देवराज ने लाठी के सहारे खड़े होकर कहा, आओ। मुखिया जी बैठो। क्या बात है? रामपाल ने चारों ओर नजर डाली, फिर धीमे स्वर में बोला, कल रात की घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। गांव वालों को तो लगता है तुम सिर्फ दिखावा करते हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारे भीतर अब भी ताकत है। पर सवाल यह है, क्या तुम सचमुच पूरे गांव की रक्षा कर सकते हो? देवराज की आंखें चमक उठी। मुखिया जी, मैं अकेला हूं, लेकिन असहाय नहीं है। मैं बूढ़ा हूं, पर मेरे अनुभव की ताकत आज भी जिंदा है, और अब मेरे साथ मेरी पोती माया भी है। रामपाल चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में शंका थी, लेकिन देवराज की बातों में एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसने उसके दिल को हिला दिया। चौपाल पर बैठा भीमराव ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर गांव वाले इस बूढ़े के पीछे खड़े हो गए तो मेरी दुकानदारी और पकड़ कमजोर हो जाएगी। नहीं, मुझे लोगों को उसके खिलाफ भड़काते रहना होगा। वो गांव वालों में अफवाहें फैलाने लगा। अरे, कल रात जो हुआ वो नाटक था।
बूढ़े ने खुद ही डाकुओं से साजिश रची ताकि गांव उसे हीरो मान ले। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। उधर जंगल में रघु और काली अपने गिरोह के साथ बैठे थे। रघु गुस्से से गरजते हुए बोला, उस बूढ़े ने हमारे लोगों को हराया। एक बूढ़े ने, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगली बार हम सिर्फ 4 आदमी नहीं भेजेंगे, पूरा गिरोह भेजेंगे। काली ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, और इस बार हमला अचानक होगा। जब तक गांव वाले समझे बेलापुर हमारे कब्जे में होगा। गांव बेलापुर में रात धीरे धीरे उतर रही थी। दिन की हलचल थम चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। लेकिन देवराज के घर में आज कुछ असामान्य था। उनकी आंखों में पुराने दिनों की चमक लौट आई थी। देवराज ने कमरे के कोने में रखा लकड़ी का पुराना संदूक खोला। उसके भीतर से एक हल्की धातु की गंध हवा में फैल गई। माया आश्चर्य से देख रही थी। संदूक में एक पुरानी फटी हुई सेना की वर्दी, एक जंग लगी तलवार, एक पुरानी बंदूक और कुछ छोटे हथियार रखे थे। देवराज ने तलवार उठाई और गहरी सांस ली। ये मेरे साथी थे। सरहद के दिनों में आज फिर गांव के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। माया ने उत्सुकता से पूछा, दादा क्या आप मुझे भी चलाना सिखाएंगे? देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटी, अब समय आ गया है कि तू भी सीखे। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो ये गांव किसी भी दिन बर्बाद हो सकता है। आंगन में रात की रोशनी में मशाल जलाई गई। देवराज ने माया को एक लकड़ी की झड़ी दी। मान लो ये तलवार है। सबसे पहले पकड़ सही होनी चाहिए। अगर पकड़ ढीली हुई तो वार कभी असरदार नहीं होगा। माया ने छड़ी कसकर पकड़ी। देवराज ने उसे आगे पीछे करना, झुकना और बचाव करना सिखाया। हर बार जब माया चूक जाती देवराज कहते, गलती से मत डर बेटी। असली योद्धा वही है जो गिर कर भी उठे। माया की आंखों में आत्मविश्वास जगने लगा। वो पहली बार खुद को सिर्फ पोती नहीं बल्कि गांव की भावी रक्षक मानने लगी थी। उधर मुखिया रामपाल अपने घर में बैठा सोच रहा था। बीती रात की घटना उसके मन से नहीं निकल रही थी। बूढ़ा सचमुच लड़ा। अगर यह सच है तो गांव की रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर यह नाकाम हुआ तो पूरे गांव की जान खतरे में होगी। उसने ठंडी सांस ली। शायद कल चौपाल में पंचायत बुलानी होगी। हमें कोई ठोस निर्णय लेना होगा। चौपाल पर भीमराव अपने चेलों से कह रहा था, यह बूढ़ा सबको बहला रहा है। अब गांव वाले डर के मारे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं सबको यकीन दिलाऊंगा कि बूढ़ा गांव को खतरे में डाल रहा है। उसने फुसफुसाकर कहा, सुबह होते ही मैं पंचायत में ऐसा माहौल बनाऊंगा कि लोग उससे नफरत करने लगे। गांव को बांटना होगा वरना मैं हार जाऊंगा। जंगल में अलाव के पास रघु और काली बैठे थे। रघु ने तलवार चमकाते हुए कहा, कल हमारे लोग पिट गए। अब गांव को लगता होगा कि वे जीत गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता असली हमला अब भी बाकी है। काली हंसते हुए बोला, इस बार हम पूरे 20 लोग लेकर आएंगे। पहले मवेशी चुराएंगे, फिर अनाज लूटेंगे। गांव जलता हुआ अच्छा लगेगा रघु भाई। रघु की आंखों में खून उतर आया, और उस बूढ़े को मैं खुद मारूंगा। बेलापुर का चौकीदार हमारे गिरोह के नाम से मिट जाएगा। आंगन में प्रशिक्षण खत्म होने पर माया ने छड़ी जमीन पर रख दी और कहा, दादा मैं अभी कमजोर हूं, पर मैं कसम खाती हूं कि जल्दी ही आपके साथ खड़ी होकर डाकुओं से लड़ूंगी। देवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू कमजोर नहीं है बेटी। कमजोरी शरीर में नहीं दिमाग में होती है, और मैंने आज तेरी आंखों में वही आग देखी है जो किसी योद्धा की होती है। माया मुस्कुराई। उसके दिल में पहली बार गर्व की सच्ची लहर उठी। गांव बेलापुर के चारों ओर फैला जंगल उस रात असामान्य रूप से जीवंत लग रहा था। कुत्तों की भूंक, उल्लुओं की आवाज और झाड़ियों की सरसराहट मानो किसी बड़े तूफान की पूर्व सूचना दे रहे थे। लेकिन गांव वालों को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उनके सिर पर कैसी आफत मंडरा रही है। जंगल के भीतर अलाव जल रहा था। उसके चारों ओर 2025 हथियार बंद डाकू बैठे थे।
रघु ने अपनी भारी आवाज में सबको संबोधित किया। सुनो मेरे शेरों, कल रात हमारा छोटा सा दस्ता उस बूढ़े के हाथों हार गया। ये हमारी बेइज्जती है, लेकिन अब हम बेलापुर को सबक सिखाएंगे। कल रात हम पूरे गिरोह के साथ हमला करेंगे। पहले मवेशी और अनाज लूटेंगे, फिर गांव को आग लगा देंगे। काली ने अपनी चालाकी से बात को आगे बढ़ाया। गांव में बस एक बूढ़ा पहरेदार है और उसकी छोटी सी पोथी, बाकी सब किसान हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं। जब हम एक साथ टूट पड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डाकुओं ने अपनी तलवारें और भाले हवा में लहराते हुए शोर मचाया। हां, बेलापुर अब हमारा है। इसी बीच भीमराव अपने घर में बैठा सोच रहा था। उसने सुना था कि जंगल में डाकुओं की हलचल बढ़ रही है। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं रघु और काली से हाथ मिला लूं तो मुझे गांव की पूरी फसल और अनाज का हिस्सा मिल सकता है। गांव वाले मरे या बचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपना फायदा चाहिए। उसने ठान लिया कि किसी तरह डाकुओं से गुप्त संपर्क करेगा। चौपाल पर मुखिया रामपाल पंचायत बुला रहा था। गांव वाले इकट्ठा हुए और हर कोई डरा हुआ था। एक किसान बोला, मुखिया जी, हमें डाकुओं का डर सताने लगा है। कल रात की घटना मामूली नहीं थी। रामपाल ने गंभीर स्वर में कहा, हां, मुझे भी लगता है खतरा असली है, लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे सामना करेंगे। क्या हम सिर्फ देवराज पर भरोसा कर सकते हैं? गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग बोले, हां, बूढ़ा बहादुर है, पर वो अकेला है और बूढ़ा भी। हमें हथियार चाहिए, हमें तैयारी चाहिए। भीमराव ने तुरंत बीच में आकर कहा, मुखिया जी, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर हम इस बूढ़े पर भरोसा करेंगे तो गांव बर्बाद हो जाएगा। हमें अपनी राह खुद चुननी होगी। देवराज पास ही खड़े थे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, रामपाल, अगर तुम चाहो तो मैं गांव वालों को तैयार करना शुरू कर दूं। मेरे पास अनुभव है और माया भी अब सीख रही है, लेकिन हमें एकजुट होना होगा। रामपाल चुप हो गया। उसके दिल में अब भी शंका थी, लेकिन आंखों ने देखा सच भी वो झूठला नहीं पा रहा था। पंचायत के बाद माया ने दादा से कहा, दादा, गांव वाले आपको अब भी शक की नजरों से देखते हैं, पर मैं यकीन दिलाती हूं, मैं उन्हें बदल दूंगी। मैं लड़कियों और औरतों को सिखाऊंगी कि कैसे पत्थर, डंडे और गर्म पानी से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। देवराज ने गर्व से सिर हिलाया। तू सचमुच इस गांव की ताकत बन जाएगी माया। उधर गांव की सीमा पर दो डाकू छुपकर हालात देख रहे थे। उन्होंने चौपाल में पंचायत होती देख ली। एक ने कहा, रघु भाई को बताना होगा कि गांव वालों को खबर हो चुकी है, लेकिन वे डरे हुए हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। दूसरा हंसते हुए बोला, और वो बूढ़ा पहरेदार, उसकी हिम्मत भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। दोनों हंसते हुए जंगल की ओर लौट गए। रात का अंधेरा बेलापुर पर पूरी तरह छा चुका था। आकाश में चांद बादलों में छुपा हुआ था और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कोई तूफान छिपा था, या देवराज की बूढ़ी आंखों को साफ महसूस हो रहा था। देवराज ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी। माया उनके साथ थी, हाथ में मशाल लिए। वो फुसफुसाई, दादा, आज रात कुछ अलग है। हवा में अजीब सी गंध है। देवराज ने सिर हिलाया। हां बेटी, यही गंध मैंने सरहद पर महसूस की थी। ये गंध खून और बारूद की है। जंगल से अचानक घोड़ों की टापें गूंजी। धरती जैसे कांप उठी। 20 से ज्यादा डाकू तलवारें, भाले और मशाल लिए बेलापुर की ओर दौड़ रहे थे। उनके आगे आगे रघु घोड़े पर सवार था, हाथ में तलवार चमका रहा था। उसके बगल में काली हंसता हुआ मशाले लहरा रहा था। आज बेलापुर हमारा है। रघु गर्जा। डाकू शोर मचाते हुए गांव की ओर टूट पड़े। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। औरतें चीखते हुए बच्चों को घरों में छुपाने लगी। पुरुष भागते भागते चौपाल की ओर दौड़े। रामपाल हड़बड़ाकर चिल्लाया, सब लोग हथियार उठाओ, जो मिले उसी से डट जाओ। लेकिन अफरातफरी इतनी थी कि लोग इधर उधर भाग रहे थे।
किसान के हाथ में बस डंडे और कुदाले थी। कुछ ने पत्थर उठाए, लेकिन डर उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। देवराज गांव के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी और गरजते हुए बोले, बेलापुर के लोगों, भागो मत लड़ो। अगर हम अभी डर गए तो ये डाकू हमारी जिंदगी छीन लेंगे। लड़ाई में जीत या हार बात की बात है, पहले खड़े रहना जरूरी है। उनकी आवाज ने कई लोगों के दिल में साहस जगाया। कुछ जवान किसान उनके पास खड़े हो गए। माया मशाल लेकर उनके बगल में खड़ी थी। डाकू गांव में घुसे और सीधे मवेशियों के बाड़े की ओर बढ़े, लेकिन तभी देवराज और किसानों ने उनका रास्ता रोका। रघु ने तलवार उठाई और गरज कर कहा, हट जा बूढ़े, वरना यही दफन हो जाएगा। देवराज ने लाठी उठाकर जवाब दिया, ये गांव मेरी जान है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पहला डाकू वार करता हुआ आया। देवराज ने लाठी घुमाकर उसकी तलवार गिरा दी और उसे जमीन पर पटक दिया। गांव के 2 किसान झपटकर उस डाकू को पकड़ लिए। माया ने मशाल से एक डाकू को पीछे धकेला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। इसी अफरातफरी में भीमराव चुपचाप अपने घर के पीछे से निकलकर जंगल की ओर गया। वो सीधा रघु और काली से मिलने पहुंचा। रघु भाई, मैं भीमराव हूं, बेलापुर का व्यापारी। अगर आप गांव छोड़ देंगे तो मैं अनाज और मवेशी खुद आपको पहुंचा दूंगा, लेकिन बदले में मेरी दुकान और मेरा घर सुरक्षित रहना चाहिए। काली हंस पड़ा। देखा रघु, भाई डर इंसान से क्या क्या करवा देता है। रघु ने आंखें सिकोड़ कर कहा, ठीक है भीमराव, पर याद रख, गद्दार कभी दोस्त नहीं होते। काम खत्म होते ही तेरा भी हिसाब होगा। भीमराव ने यह नहीं सुना। वो बस अपनी जान और फायदा बचाने में लगा था। चौपाल पर रामपाल कुछ गांव वालों को इकट्ठा कर रहा था। डरो मत, घर की छतों से पत्थर गिराओ और औरतें गर्म पानी उबाल कर रखो। ये डाकू तभी हारेंगे जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। ये पहली बार था जब मुखिया ने खुद नेतृत्व लिया, लेकिन गांव वाले अब भी आधे डर में थे। गांव के बीचों बीच देवराज और रघु आमने सामने थे। रघु की तलवार चमक रही थी और देवराज की लाठी उसके सामने डटी थी। रघु ने पहला वार किया। देवराज ने तुरंत रोक लिया। लाठी और तलवार टकराई, चिंगारियां निकली। माया चिल्लाई, दादा सावधान। देवराज ने जोर से लाठी घुमाई और रघु का वार रोककर उसे पीछे धकेल दिया। पर रघु हंसते हुए बोला, बूढ़े, तूने अभी मुझे छुआ भी नहीं है। देखना तेरी लाठी मेरी तलवार के सामने कब तक टिकती है। गांव बेलापुर की गलियां जलती मशालों की रोशनी से भर चुकी थी। रघु और काली के डाकू तलवारें और भाले लहराते हुए गांव में घुस चुके थे। घर घर से औरतों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन बीच चौपाल पर खड़े देवराज की हुंकार ने उस दहशत को चीर दिया। बेलापुर के लोगों, अब या तो हम लड़ेंगे या हमेशा के लिए दास बनेंगे। तलवारों से मत डरो, अपने दिल की ताकत को पहचानो। रघु गरजते हुए अपने घोड़े से कूदा और तलवार सीधी देवराज पर तान दी। देवराज ने अपनी लाठी जोर से घुमाई और रघु का पहला वार रोक लिया। लाठी और तलवार की टक्कर से चिंगारियां उड़ी। काली हंसते हुए बोला, अरे वाह, बूढ़े की लाठी अब भी जिंदा है, लेकिन कितनी देर टिकेगी। तभी 2 डाकू पीछे से माया की ओर झपटे। माया ने मशाल घुमाई और उनमें से एक के चेहरे पर झोंक दी। डाकू चीखता हुआ पीछे हट गया। दूसरे ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव के एक जवान किसान ने डंडा मारकर उसे गिरा दिया। रामपाल अब तक चुप था, लेकिन हालात देखकर वो भी गरजा, सुनो सब लोग, छतों से पत्थर गिराओ, औरतें गर्म पानी तैयार रखो। गांव वालों ने उसका आदेश मानना शुरू किया। कुछ औरतें मिट्टी के घड़ों में उबलता पानी लेकर छतों पर चढ़ गई। जवान किसान हाथों में कुदाल, फावड़े और लाठियां लेकर डाकुओं पर टूट पड़े। एक किसान ने चिल्लाकर कहा, हमारे पास तलवारें नहीं, पर हमारे दिल हैं। लड़ाई के बीच भीमराव चुपचाप पीछे खड़ा था।
वो डरा हुआ था और सोच रहा था, अगर डाकू जीत गए तो मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। अगर गांव वाले जीत गए तो मैं कह दूंगा कि मैंने उनका साथ दिया। उसकी आंखें डर और लालच दोनों से भरी हुई थी। रघु तलवार से लगातार वार कर रहा था। देवराज हर वार को अपनी लाठी से रोकते रहे, लेकिन उम्र का असर अब उनके चेहरे पर दिख रहा था। पसीना उनकी झुर्रियों से बहकर आंखों में जाने लगा। माया ने यह देखा और चिल्लाई, दादा मैं यहां हूं। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर रघु की ओर फेंका। पत्थर रघु की बाह पर लगा और वो थोड़ा लड़खड़ा गया। देवराज ने मौके का फायदा उठाकर लाठी उसकी छाती पर दे मारी। रघु जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठकर फिर गरजा, बूढ़े तूने मेरी बेइज्जती की है, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बीच काली अपने डाकुओं को इशारा कर रहा था, आग लगाओ, पहले गांव का अनाज जलाओ, फिर मवेशी हाक ले जाओ। डाकुओं ने मशाले उठाई और अनाज के गोदाम की ओर दौड़ पड़े, लेकिन गांव की औरतें पहले से छत पर तैयार थी। उन्होंने उबलता पानी उन पर उंडेल दिया। कई डाकू चीखते हुए पीछे हटे। माया ने औरतों को देखकर गर्व से कहा, शाबाश, यही असली ताकत है। रामपाल ने पहली बार महसूस किया कि देवराज सही था। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग देवराज के साथ खड़े हो जाओ, यही हमारी ढाल है। गांव वाले अब और हिम्मत से लड़ने लगे। उनके मन से डर धीरे धीरे निकलने लगा। सुबह की हल्की किरणें जब बेलापुर पर पड़ी तो गांव की हालत बिखरी हुई थी। कुछ झोपड़ियों की दीवारें टूटी हुई थी, गोदाम का हिस्सा जल चुका था और आंगनों में खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि गांव वालों के चेहरों पर हार का नहीं बल्कि जीवित रहने का साहस चमक रहा था। देवराज अपनी लाठी पर टिके चौपाल के बीच खड़े थे। माया उनके पास थी, हाथ में अब भी एक जली हुई मशाल का टुकड़ा। गांव के चारों ओर औरतें, बच्चे और पुरुष इकट्ठा थे। रामपाल गंभीर चेहरे के साथ सामने खड़ा था और भीमराव कोने में आंखें चुराता हुआ बैठा था। देवराज ने भारी स्वर में कहा, बेलापुर वालों, कल रात जो हुआ वो बस शुरुआत थी। रघु और काली अभी और ताकत लेकर लौटेंगे। अगर हम तैयार नहीं हुए तो अगली बार हमारा अंत निश्चित है, लेकिन अगर हम संगठित हो गए तो कोई डाकू हमारी हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। गांव वाले चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। रामपाल ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, देवराज, मैं मानता हूं, मैंने तुम्हें हल्के में लिया, लेकिन अब समझ गया हूं तुम ही इस गांव की ढाल हो। हमें बताओ क्या करना होगा। देवराज की आंखों में चमक आ गई। सबसे पहले देवराज ने कहा, गांव की गलियों में बांस और लकड़ियों की बैरिकेड लगानी होंगी। डाकुओं के घोड़े सीधे अंदर ना घुस पाए। औरतें छतों पर चढ़ेंगी और पत्थरों और उबलते पानी की तैयारी करेंगी। बच्चों को गांव के बीच बने मंदिर में छिपाया जाएगा, वहां तक कोई डाकू आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। जवान किसान मेरे साथ हथियार उठाएंगे। भले ही हमारे पास तलवारें नहीं, लेकिन डंडे, फावड़े, हल्की लकड़ियां और आग की मशालें काफी होंगी। माया ने बीच में जोड़ा और मैं औरतों के साथ रहूंगी। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि कैसे पत्थर और डंडों से लड़ाई की जा सकती है। गांव वाले अब धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। भीमराव ये सब सुनकर अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसके मन में डर था कि अगर गांव सचमुच जीत गया तो उसकी गद्दारी सामने आ जाएगी। उसने सोचा, मुझे रघु और काली को खबर देनी होगी कि गांव अब तैयारी कर रहा है, तभी वे पूरी ताकत से हमला करेंगे। वो चुपचाप कोने से निकल गया। उधर जंगल में रघु और काली बैठे अपने घायल साथियों को देख रहे थे। रघु ने तलवार जमीन पर दे मारी और गरजा, एक बूढ़े और किसानों के हाथों हमारी बेइज्जती हुई, ये बर्दाश्त नहीं। काली ने शातिर हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, बेलापुर अब अपनी कब्र खोद रहा है। हम उन्हें अगली बार चारों ओर से घेरेंगे। उन्हें लगेगा जैसे मौत ने गांव को जकड़ लिया है। उसी वक्त भीमराव जंगल में पहुंचा और डरते डरते बोला,
रघु भाई काली भाई, गांव अब तैयारी कर रहा है। उन्होंने बैरिकेड, पत्थर और मशाल तैयार की है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अंदर से मदद करूंगा। रघु ने उसकी ओर घूर कर देखा और बोला, अच्छा है, तू ही हमें अंदर का रास्ता दिखाएगा। काली हंसते हुए बोला, गद्दार हमेशा काम आता है। शाम तक बेलापुर गांव पूरी तरह युद्ध की तैयारी में बदल गया। पुरुष बांस और लकड़ी से बैरिकेड बना रहे थे। औरतें बड़े घड़ों में पानी उबालकर छतों पर रख रही थी। बच्चे मंदिर में इकट्ठा किए गए और कुछ बुजुर्ग उनकी देखरेख कर रहे थे। देवराज ने चौपाल पर खड़े होकर देखा और गर्व से कहा, आज बेलापुर डरपोक नहीं, योद्धा गांव है। रामपाल ने पहली बार उनकी ओर देखकर सिर झुकाया। देवराज, तुम सचमुच इस गांव की आत्मा हो। रात फिर से बेलापुर पर उतरी। आसमान पर काले बादल छाए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन गांव में आज नींद नहीं थी। हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा सतर्क था। बैरिकेड्स खड़े थे, छतों पर घड़ों में उबलता पानी रखा था और गलियों में मशालों की कतारें जल रही थी। देवराज चौपाल पर खड़े लाठी पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी सरहद पर जंग के वक्त होती थी। माया उनके साथ थी, हाथ में जलती मशाल और चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। अचानक जंगल की ओर से घोड़ों की टापें गूंज उठी। धरती कांपने लगी। 20 से भी ज्यादा डाकू मशाल और हथियार लिए गांव की ओर टूट पड़े। रघु सबसे आगे था। तलवार लहराता हुआ काली उसके पीछे था। दुष्ट मुस्कान लिए आज बेलापुर जलकर राख हो जाएगा। रघु गर्जा डाकुओं ने जैसे ही बैरिकेड पर वार किया, बांस और लकड़ियों की दीवार डगमगाई, लेकिन गांव वालों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ऊपर से औरतों ने उबलता पानी गिराया। कई डाकू चीखते हुए पीछे हटे। देवराज आगे बढ़े और गरज कर बोले, याद रखो, ये हमारा गांव है, हमारी मिट्टी, हमारी सांसें, हमारी संतानें। इन्हें बचाने के लिए हमें जान देनी होगी। लड़ो बेलापुर के लोगों। गांव वालों की आंखों में आग भर गई। उन्होंने डंडे, कुदालें और हल्की लकड़ियां उठाकर डाकुओं पर धावा बोल दिया। माया और उसकी साथी लड़कियां छतों से पत्थर फेंक रही थी। एक डाकू ने दीवार चढ़ने की कोशिश की तो माया ने मशाल उसकी छाती पर झोंक दी। वो चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। माया ने औरतों को पुकारा, डरो मत, ये डाकू हमारी हिम्मत के सामने टिक नहीं सकते। उसकी आवाज ने औरतों को भी योद्धा बना दिया। रामपाल ने किसानों का दल लेकर एक तरफ से हमला किया। भाइयों, इनके घोड़ों को रोको। अगर घोड़े भागे तो ये डाकू खुद गिर पड़ेंगे। किसानों ने लाठियों से घोड़ों पर वार किए। कुछ घोड़े बेकाबू होकर डाकुओं को गिरा गए। रामपाल ने पहली बार खुद तलवार उठाई, जो किसी पुराने किसान के घर में रखी थी, और डाकुओं के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया। भीमराव एक कोने में छुपा था। वो देख रहा था कि डाकुओं की संख्या ज्यादा है और गांव मुश्किल में है। वो धीरे से पीछे हटकर बैरिकेड का छुपा रास्ता डाकुओं को दिखाने लगा। काली ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, शाबाश गद्दार, आज तू काम आया। डाकुओं का एक दल उस रास्ते से अंदर घुस आया और सीधे अनाज के गोदाम की ओर बढ़ा। बीच चौपाल पर रघु और देवराज आमने सामने थे। रघु तलवार से लगातार वार कर रहा था। देवराज अपनी लाठी से हर वार रोकते रहे। रघु गर्जा, बूढ़े, तेरी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन अब तेरी सांसें खत्म होने वाली है। देवराज ने पलट कर कहा, सांसें खत्म होंगी, लेकिन मिट्टी की इज्जत कभी नहीं। उन्होंने जोरदार वार किया और रघु पीछे हट गया। काली ने मौका पाकर गांव के बीच आग लगा दी। झोपड़ियां जलने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। वो चिल्लाया, देखो बेलापुर जल रहा है। गांव वालों के मन में डर फैलने लगा। लेकिन तभी माया छत से चिल्लाई, आग मिट्टी को जला सकती है, हमारी हिम्मत को नहीं। लड़ो बेलापुर वालों। उसकी आवाज ने भागते हुए लोगों को फिर से लौटा दिया। बेलापुर गांव अब आग और धुएं में डूबा था। काली के फेंके मशालों से कई झोपड़ियां जल रही थी।
बच्चों की चीखें, औरतों की पुकारें और डाकुओं का शोर हवा में गूंज रहा था। लेकिन इस अफरातफरी में भी देवराज की लाठी अब तक मजबूत दीवार बनी खड़ी थी। देवराज ने चौपाल पर लाठी उठाकर जोर से आवाज दी, गांव वालों भागो मत, ये मिट्टी हमारी मां है, इसे बचाने के लिए हम सबको लड़ना होगा। अगर हम आज झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। उनकी आवाज इतनी प्रबल थी कि भागते हुए कई किसान वापस लौट आए। उनकी आंखों में डर की जगह अब गुस्सा था। रामपाल, जो अब तक सिर्फ आदेश देता था, आज खुद तलवार लिए डाकुओं के सामने था। उसने गरज कर कहा, गांव वालों, देवराज अकेला नहीं है, हम सब मिलकर बेलापुर की ढाल बनेंगे। उसके पीछे कई किसान इकट्ठा हो गए। किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में हल्की लकड़ी, किसी ने कुल्हाड़ी उठा ली। छतों पर खड़ी औरतें अब और जोर से डट गई। माया ने उन्हें संगठित किया, पत्थर तैयार करो, जब भी डाकू दीवार के पास आए बरसा दो। एक डाकू दीवार पर चढ़ने लगा। माया ने और दो औरतों के साथ मिलकर घड़ा नीचे फेंका। उबलते पानी से चीखता हुआ डाकू वही गिर पड़ा। माया ने गर्व से पुकारा, देखा, वे भी इंसान हैं, हमें देखकर डरते हैं। औरतों की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास चमक उठा। भीमराव अब भी छुपकर डाकुओं को इशारे दे रहा था। उसने काली को आवाज दी, उधर से आओ, उधर से, वहां बैरिकेड कमजोर है। काली ने इशारा समझ लिया और अपने डाकुओं को उसी रास्ते से ले गया। लेकिन तभी एक किसान ने भीमराव को डाकुओं से बातें करते देख लिया। उसने चिल्लाकर कहा, गद्दार भीमराव गद्दार है। गांव वाले भीमराव की ओर मुड़े। रामपाल की आंखों में आग भर गई। आज तक तू गांव की रोटी खाता रहा और अब गद्दारी कर रहा है। भीमराव डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। बीच चौपाल पर रघु और देवराज की भिड़ंत और भयंकर हो चुकी थी। रघु की तलवार बार बार वार करती, लेकिन देवराज की लाठी अब भी अडिग थी। हर टकराव से चिंगारियां निकल रही थी। रघु ने गरजते हुए कहा, बूढ़े, तूने मेरे कई आदमी मार दिए, अब तेरा अंत निश्चित है। देवराज हाफते हुए बोले, रघु, तू सोचता है कि डर से गांव जीतेगा, पर याद रख, जब लोग डरना छोड़ दें तो सबसे बड़ा डाकू भी हार जाता है। अब पूरा गांव उठ खड़ा हुआ था। किसान लाठियां लहराते हुए डाकुओं पर टूट पड़े। औरतों ने छतों से पत्थर बरसाए। बच्चे भी मंदिर से बाहर निकलकर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगे। रामपाल ने किसानों का दल लेकर काली के गिरोह पर हमला किया। आगे बढ़ो, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। डाकू चौंक गए। वे सोच रहे थे कि गांव वाले डरकर भागेंगे, लेकिन अब वे खुद उनकी ओर टूट पड़े थे। काली चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? ये गांव वाले इतने बहादुर कैसे हो गए? रघु ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब उस बूढ़े की वजह से है। जब तक वो जिंदा है, गांव हार नहीं मानेगा। गांव बेलापुर की गलियां अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। हर तरफ चीखें, आग, पत्थर और हथियारों की खनक गूंज रही थी। गांव वालों की आंखों से डर गायब हो चुका था। उसकी जगह जंग का जुनून उतर आया था। देवराज चौपाल के बीच खड़े थे। लाठी उनके हाथ में अब भी मजबूती से जकड़ी हुई थी। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन आंखों की चमक बुझी नहीं थी। उनके सामने रघु खड़ा था। तलवार हवा में चमकाते हुए रघु गरज कर बोला, बूढ़े, तूने मुझे बहुत रुलाया है, अब तेरी आखिरी सांस आने वाली है। उसने तलवार सीधी देवराज की ओर झोंक दी। देवराज ने लाठी से वार रोका, लेकिन रघु के वार की ताकत बहुत भारी थी। लाठी टूटकर एक ओर छिटक गई और तलवार देवराज के कंधे को चीर गई। खून बह निकला। देवराज लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। दादा माया दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन देवराज का कंधा लहूलुहान था। देवराज ने दर्द के बीच मुस्कुराते हुए कहा, माया मत डर, मैं अभी जिंदा हूं, लड़ाई मत रोकना। माया की आंखों में आंसू थे।
लेकिन उसके भीतर गुस्से की आग जल उठी। देवराज को घायल देखकर गांव वालों के दिल में आग लग गई। रामपाल तलवार लहराते हुए गरजा, ये डाकू हमारे बूढ़े को मारना चाहते हैं। गांव वालों, अब पीछे मत हटना। किसानों ने और भी जोर से हमला किया। डाकुओं को पहली बार गांव वालों की ताकत का असली स्वाद मिला। काली ने मौके का फायदा उठाया। वो हंसते हुए बोला, देखा, उनका पहरेदार अब गिर चुका है। अब ये गांव हमारे कदमों में झुकेगा। उसने अपने डाकुओं को आदेश दिया, बूढ़े को पकड़ लो। अगर वही खत्म हो गया तो गांव वाले खुद हार मान लेंगे। कुछ डाकू देवराज की ओर झपटे। माया ने जलती मशाल उठाई और उन डाकुओं के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ कांप नहीं रहा था। कोई मेरे दादा को छू भी नहीं सकता। उसने मशाल सीधी एक डाकू पर झोंक दी। आग उसके कपड़ों में लग गई और वो चीखते हुए भागा। बाकी डाकू चौंक कर पीछे हट गए। गांव की ओर औरतें भी छतों से पत्थर और पानी फेंकने लगी। देवराज के चारों ओर अचानक एक जीवित दीवार खड़ी हो गई। भीमराव ये सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर डाकू हार गए तो गांव वाले मुझे गद्दार समझकर मार डालेंगे, और अगर डाकू जीत गए तो मैं भी मारा जाऊंगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो चुपचाप छुपकर निकलने की कोशिश करने लगा। देवराज जमीन पर पड़े पड़े भी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे। रामपाल ने आकर उन्हें उठाया। देवराज भाई, आप घायल हो, अब आराम कीजिए। लेकिन देवराज ने जोर से कहा, नहीं, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं इस लाठी को दुश्मनों के खिलाफ चलाऊंगा। उन्होंने खून से सनी लाठी उठाई और फिर से खड़े हो गए। उनकी आंखों की आग देखकर गांव वालों में और जोश भर गया। बेलापुर की गलियां अब खून और धुएं से भर चुकी थी। काली की आग ने कई घर जला दिए थे, लेकिन गांव वालों का साहस बुझा नहीं था। देवराज घायल होकर भी लाठी थामे खड़े थे। उनकी हर सांस भारी हो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही जंग का जोश था। माया उनके पास खड़ी थी, मशाल हाथ में, आंखों में दृढ़ संकल्प। उसने धीरे से कहा, दादा, अब आपकी चोट गहरी है, लड़ाई मैं संभालूंगी, आप पीछे हट जाइए। देवराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। बेटी, तू अब सिर्फ मेरी पोती नहीं, तू इस गांव की ढाल है। जा अपनी आंख से इन्हें जला दे। माया चौपाल पर चढ़ गई और मशाल ऊंची उठाकर चिल्लाई, बेलापुर के लोगों, अब और मत डरो। डाकू हमारी मिट्टी जलाना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी मिट्टी में गाड़ देंगे। औरतें, बच्चे, जवान सब मिलकर लड़ो। आज हमारी सांसों की नहीं, हमारी पहचान की लड़ाई है। उसकी आवाज ने गांव वालों के दिल में बिजली भर दी। औरतों ने पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। बच्चे भी मंदिर से बाहर आकर छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगे। जवान किसान माया की ओर देखकर जोश से चिल्लाए, हम तुम्हारे साथ हैं, माया बहन। काली ने माया को मशाल लहराते देखा और ताना मारा, हां, अब एक लड़की हमें रोकेगी। रघु भाई, ये तो अपमान है। अगर डाकू माया जैसी बच्ची से हार गए तो हमें लोग हंसेंगे। रघु गरजा, तो फिर इसे खत्म कर दो। डाकुओं का एक दल माया की ओर बढ़ा। माया ने तुरंत औरतों को इशारा किया, तैयार रहो। जैसे ही डाकू आगे बढ़े, ऊपर से उबलते पानी के घड़े गिराए गए। किसानों ने डंडों और हल्की लकड़ियों से डाकुओं को रोक दिया। माया ने मशाल घुमाकर 2 डाकुओं को पीछे धकेल दिया। गांव के जवान किसान जयकार करने लगे, माया बहन जिंदाबाद। रामपाल ने देखा कि माया सचमुच नेतृत्व कर रही है। वो आगे बढ़ा और चिल्लाया, आज से बेलापुर की असली मुखिया यही लड़की है। सब लोग इसके पीछे खड़े रहो। गांव वालों का मनोबल और ऊंचा हो गया। रामपाल खुद तलवार लेकर रघु की ओर झपटा, जबकि किसान काली के गिरोह से भिड़ने लगे। भीमराव छुपा हुआ था। वो देख रहा था कि गांव वाले अब पीछे नहीं हट रहे। उसने मन ही मन सोचा, अगर माया जीत गई तो मेरी गद्दारी सबको याद रहेगी। मुझे अब भी कोई रास्ता निकालना होगा। उसकी आंखों में डर और लालच दोनों चमक रहे थे।
देवराज जमीन पर टिके हुए थे। उनका कंधा लहूलुहान था, लेकिन वे माया को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, गम के नहीं गर्व के। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, आज मेरी पोती ही नहीं, मेरी मिट्टी भी जंग लड़ रही है। बेलापुर की गलियां अब भी युद्ध की आग में झुलस रही थी। गांव वाले माया और रामपाल के नेतृत्व में डाकुओं से डटकर लड़ रहे थे। देवराज घायल होने के बावजूद लाठी पकड़े चौपाल के पास टिके हुए थे और उनकी आंखों से गांव वालों को हिम्मत मिल रही थी। लेकिन एक छाया अब भी गांव के भीतर छुपकर झार फैला रही थी। भीमराव धीरे धीरे चौपाल के पीछे से निकला। उसके हाथ में एक मशाल थी। वो धीरे धीरे गांव के अनाज भरे गोदाम की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन सा था। अगर गांव बच गया तो लोग मुझे गद्दार कहेंगे, लेकिन अगर मैं उनके अनाज को जला दूं तो भूख से ये सब खुद हार मानेंगे और डाकू मुझे इनाम देंगे। उसने मशाल गोदाम की दीवार पर लगाई। सूखी घास तुरंत आग पकड़ने लगी। एक बच्चा जो मंदिर से बाहर झांक रहा था, उसने ये सब देख लिया। वो भागता हुआ माया के पास पहुंचा। माया, दीदी, भीमराव गोदाम जला रहा है। माया के कानों में जैसे आग भर गई। वो तुरंत कुछ किसानों के साथ गोदाम की ओर दौड़ी। माया ने जोर से चिल्लाया, भीमराव, ये क्या कर रहे हो? भीमराव चौंक गया। उसने मशाल छुपाने की कोशिश की, लेकिन आग अब फैल चुकी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। आंखों में डर और बेशर्मी दोनों थे। मैं तो डाकुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये आग ये तो गलती से लगी है, भीमराव हकलाया। लेकिन गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। रामपाल तलवार लेकर आया और गुस्से से बोला, झूठ मत बोल। भीमराव, तू डाकुओं का साथी है। तूने हमें मौत के घाट उतारने की साजिश की है। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे, गद्दार, इसे बांध दो, हमारी रोटी जलाने चला था। भीमराव पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने ये सब अपने फायदे के लिए किया। डाकुओं से समझौता करना ही सही था। तुम लोग बेवकूफ हो जो इस बूढ़े और उसकी पोती पर भरोसा कर रहे हो। माया की आंखों में आग भड़क उठी। तुमने सिर्फ गांव नहीं, अपने ही खून से गद्दारी की है। आज से बेलापुर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। देवराज घायल होकर भी सब देख रहे थे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, गांव को बाहर से जितना खतरा है, उससे बड़ा खतरा अंदर से है। भीमराव, तूने अपनी आत्मा बेच दी है। तेरे लिए अब कोई माफी नहीं। गांव वाले भीमराव को पकड़कर बांध लाए। कुछ लोग उसे गांव के बीच पेड़ से बांधने लगे ताकि सब उसकी गद्दारी देखें। डाकुओं के बीच से काली ने यह दृश्य देखा और जोर से हंस पड़ा। वाह बेलापुर वालों, तुम खुद ही अपने गद्दार को पकड़ रहे हो, लेकिन देर हो चुकी है। हमने तुम्हारे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। रघु ने गरजते हुए कहा, गद्दारी करने वाले का यही हाल होता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। माया ने मशाल ऊंची उठाकर कहा, गांव वालों, हमने गद्दार को पकड़ लिया। अब कोई अंदर से हमें तोड़ नहीं सकता। आओ इस जंग को पूरा करें। गांव वालों की आवाज गूंजी, बेलापुर जिंदाबाद, देवराज जिंदाबाद, माया जिंदाबाद। बेलापुर की गलियों में अब भी आग जल रही थी, लेकिन गांव वालों की आंखों में डर की जगह एक नई चमक थी। भीमराव की गद्दारी उजागर होने के बाद गांव और भी मजबूत महसूस कर रहा था। देवराज घायल होकर भी चौपाल पर खड़े थे और माया मशाल थामे लोगों को संगठित कर रही थी। रामपाल किसानों का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन इसी बीच जंगल की छाया से काली की हंसी गूंजी। काली ने अपने डाकुओं को पीछे हटने का इशारा किया। वो रघु के पास आया और फुसफुसाया, रघु भाई, सीधा हमला करने से ये गांव अब टूटने वाला नहीं है। बूढ़े की हिम्मत और लड़की की आवाज ने इन्हें एक कर दिया है। हमें अब चालाकी से इन्हें तोड़ना होगा। रघु गुर्राया, तो फिर क्या सोच रहा है? काली ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, हम आग और खून से इन्हें थका देंगे, लेकिन असली वार हम इनके दिल पर करेंगे। हम इनके बच्चों को बंधक बनाएंगे
तब देखना इनकी सारी हिम्मत कैसे पिघल जाएगी। रघु की आंखों में क्रूर चमक आ गई। हां, बच्चों को पकड़ लो, फिर ये गांव खुद हथियार डाल देगा। गोदाम के पास बंधा भीमराव सब सुन रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, अब तो बच्चे भी नहीं बचेंगे। मैंने कैसी गद्दारी कर दी। लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। गांव वाले उस पर इतनी नजर रख रहे थे कि वो हिल भी नहीं सकता था। माया ने औरतों और बच्चों को मंदिर के भीतर इकट्ठा किया। उसने जोर से कहा, याद रखो, अगर डाकू बच्चों तक पहुंचे तो हमारी लड़ाई हार जाएगी। औरतें, तुम्हें अब सिर्फ छतों पर नहीं, मंदिर की रक्षा में भी लगना होगा। ये मंदिर ही हमारी असली ढाल है। औरतों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। रामपाल ने किसानों को इकट्ठा कर कहा, अब हमें 2 हिस्सों में बंटना होगा। कुछ लोग चौपाल और गलियों की रक्षा करेंगे और कुछ मंदिर की। अगर बच्चों तक डाकू पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। देवराज घायल होने के बावजूद धीरे धीरे बोले, सही कहा। गांव की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि बच्चों की हंसी में है। अगर वो बुझ गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। रात के अंधेरे में काली ने अपने 5 सबसे चालाक डाकू चुने। तुम लोग सीधे हमला मत करना, गलियों से होते हुए मंदिर तक पहुंचो और बच्चों को पकड़ लो। बाकी गांव वाले चौपाल में फंसे रहेंगे। डाकू सिर हिलाकर अंधेरे में गायब हो गए। काली ने रघु से कहा, देखना भाई, जैसे ही बच्चे हमारे हाथ आएंगे ये गांव घुटनों पर होगा। रघु ने तलवार कसकर पकड़ी और तब मैं उस बूढ़े की गर्दन काटूंगा। मंदिर के पास एक छोटा लड़का पहरा दे रहा था। देवराज का शिष्य बनने की जिद करने वाला किशन, उसने अंधेरे में परछाइयां देख ली। वो तुरंत भागता हुआ माया के पास आया। माया, दीदी, अजनबी लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। माया चौकन्नी हो गई। उसने मशाल ऊंची उठाई और जोर से पुकारा, औरतों तैयार हो जाओ, डाकू अब मंदिर पर हमला करेंगे। मंदिर की घंटियां अंधेरे में धीमे धीमे बज रही थी। बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही थी और उनके चारों ओर औरतें पहरा दे रही थी। माया मशाल लेकर मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे को चीर रही थी। उधर झाड़ियों से 5 डाकू धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके पैरों की आहट इतनी हल्की थी कि किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन माया की कानों तक वो पहुंची। माया ने मशाल ऊंची उठाई और गरज कर बोली, मैं जानती हूं तुम कौन हो। मंदिर की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो ये मशाल तुम्हें आग में झोंक देगी। डाकू हंसने लगे, लड़की तू हमें रोकेगी? हम बच्चों को लेकर जाएंगे और तू देखती रह जाएगी। माया ने तुरंत औरतों को इशारा किया, तैयार हो जाओ, पत्थर उठाओ। औरतें छत पर खड़ी हो गई, हाथों में भारी पत्थर और गर्म पानी के घड़े। उसी समय चौपाल पर देवराज ने गांव वालों को पुकारा। उनकी आवाज दर्द से भरी थी, लेकिन उसमें अब भी गड़गड़ाहट थी। गांव वालों, बच्चों की रक्षा हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर मंदिर बचा तो गांव जिंदा रहेगा। चलो मंदिर की ओर। रामपाल ने तलवार उठाई और चिल्लाया, सुनो सब लोग, बच्चों की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। सैकड़ों कदमों की आवाज गूंज उठी। किसान, जवान और बूढ़े डंडे, फावड़े और मशाल लेकर मंदिर की ओर दौड़े। डाकू चौंक गए। अचानक पूरे गांव की हुंकार अंधेरे को चीर गई। बेलापुर जिंदाबाद, हम नहीं डरेंगे, गांव हमारी जान है। डाकुओं का दल मंदिर तक पहुंचने ही वाला था कि गांव वालों ने उन पर धावा बोल दिया। रामपाल ने तलवार से एक डाकू को गिराया। किसानों ने डंडों और फावड़ों से डाकुओं को घेर लिया। औरतों ने ऊपर से पत्थर बरसाए। माया ने मशाल सीधे एक डाकू की छाती पर मारी। आग लगते ही वो चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। बच्चों ने भी डर की जगह जोश से चिल्लाना शुरू कर दिया, मारो मारो। चौपाल से ये दृश्य देखकर रघु दांत पीसने लगा। ये गांव वाले हार क्यों नहीं मानते? काली हंसते हुए बोला, डरो मत रघु भाई, ये सिर्फ शुरुआत है। हम इन्हें थकाएंगे
और फिर आखिरी वार करेंगे। रघु ने तलवार जमीन पर दे मारी। ठीक है, पर उस बूढ़े और उसकी पोती को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। पेड़ से बंधा भीमराव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैंने कैसे सोचा कि इन डाकुओं के साथ मिलकर मैं जीत जाऊंगा। ये तो हमारे बच्चों तक को मारना चाहते हैं। काश मैं सबको बता पाता कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है, लेकिन गांव वालों के बीच अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। घायल होने के बावजूद देवराज लाठी पकड़कर मंदिर की ओर बढ़े। रामपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। देवराज भाई, आप घायल हैं, आराम कीजिए। देवराज ने धीमे स्वर में कहा। रामपाल योद्धा तब तक जीवित है जब तक वो खड़ा है, और जब तक मैं खड़ा हूं कोई डाकू हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच सकता। उनकी आवाज ने गांव वालों के दिल में और आग भर दी। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। आकाश में बादल गरज रहे थे, मानो आसमान भी इस जंग का गवाह बनना चाहता हो। गांव की गलियों में मशालों की रोशनी, आग की लपटें और लोगों की हुंकार मिलकर युद्ध भूमि का दृश्य बना रही थी। मंदिर के सामने गांव वाले डटकर खड़े थे। बच्चे मंदिर के भीतर सुरक्षित थे और औरतें छतों से पत्थर और गर्म पानी बरसा रही थी। रामपाल किसानों का नेतृत्व कर रहा था और देवराज घायल होकर भी अपनी लाठी थामे खड़े थे। माया मशाल के साथ लोगों को उत्साहित कर रही थी। लेकिन जंगल की ओर से अचानक भारी शोर गूंजा। रघु और काली अपने पूरे गिरोह के साथ चौपाल पर आ गए थे। रघु तलवार उठाकर गरजा। बेलापुर वालों, हमने सोचा था तुम आसानी से हार जाओगे, लेकिन अब हम पूरी ताकत से आए हैं। आज कोई नहीं बचेगा, ना बूढ़ा, ना लड़की, ना बच्चे। काली ने हंसते हुए कहा। औरतों और बच्चों की चीखें ही हमारी जीत का गीत होंगी। डाकुओं ने जोर से नारा लगाया और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। देवराज ने लाठी उठाकर कहा, बेलापुर वालों, ये हमारी आखिरी जंग है। अगर आज हमने हिम्मत दिखाई तो ये डाकू फिर कभी हमारी धरती पर कदम नहीं रखेंगे। गांव वालों की गूंज उठी, बेलापुर जिंदाबाद, मारो डाकुओं को। लड़ाई भयंकर हो गई। लाठियां, तलवारें, पत्थर और मशालें टकरा रही थी। आग की लपटें चारों ओर उठ रही थी। एक डाकू मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। माया ने मशाल उसकी छाती पर दे मारी। वो आग में जलता हुआ पीछे गिर पड़ा। माया ने औरतों को पुकारा और तेज कोई भी डाकू बच्चों तक ना पहुंच पाए। औरतों ने गुस्से से पत्थर बरसाए। माया अब सिर्फ पोती नहीं बल्कि युद्ध की नेता बन चुकी थी। रामपाल तलवार लेकर सीधे काली से भिड़ गया। दोनों की तलवारें आपस में टकराई और चिंगारियां निकली। काली हंसते हुए बोला, मुखिया जी, तुम्हें अब समझ आया कि डाकुओं से टकराना कितना भारी है। रामपाल गरज कर बोला, लेकिन आज मैं डर नहीं रहा। तुम्हारे सामने मैं अपने गांव के लिए जान दूंगा। उसके वार ने काली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीच चौपाल पर रघु और देवराज एक बार फिर आमने सामने आए। देवराज का कंधा लहूलुहान था, लेकिन उनकी लाठी अब भी मजबूती से उठी थी। रघु गर्जा, बूढ़े, अब तेरा अंत होगा। देवराज ने गहरी सांस लेकर कहा, रघु, मेरी जान जाएगी, लेकिन तेरी हार पक्की है। दोनों भिड़ गए। तलवार और लाठी की टक्कर से गड़गड़ाहट सी गूंज उठी। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। पेड़ से बंधा भीमराव सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाया, गांव वालों, मेरी गद्दारी ने इन्हें ताकत दी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। वो रस्सी छुड़ाकर भागा और एक डाकू पर टूट पड़ा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने डाकू को पकड़कर गांव वालों के हवाले कर दिया। गांव वाले चौंक गए, लेकिन इस बार उन्होंने उसे मारने के बजाय चुपचाप लड़ाई में शामिल होने दिया। रघु ने जोर से तलवार चलाई। देवराज ने पूरी ताकत से लाठी घुमाई। दोनों वार टकराए और रघु लड़खड़ा गया। माया ने देखा और चिल्लाई, दादा, यही मौका है। देवराज ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई
और लाठी रघु की छाती पर दे मारी। रघु जमीन पर गिर पड़ा, उसकी तलवार हाथ से छूट गई। काली ने यह देखा और चीख पड़ा। नहीं, लेकिन गांव वालों ने चारों ओर से काली और उसके डाकुओं को घेर लिया। रामपाल ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अब तेरी दहशत यही खत्म होती है। सुबह की हल्की किरणें गांव बेलापुर पर पड़ी, लेकिन यह सुबह सामान्य नहीं थी। गांव की गलियां अब भी धुएं और राख से ढकी थी। झोपड़ियों की टूटी छतें, जली हुई लकड़ियां और खून के निशान हर जगह फैले थे। गांव ने डाकुओं को हरा दिया था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा हुए। कई किसान घायल पड़े थे, कुछ अब हमेशा के लिए चुप हो चुके थे। औरतें रो रही थी, बच्चे अपने पिता और भाइयों को खोज रहे थे, लेकिन उनके आंसुओं में आज हार का नहीं बलिदान का दर्द था। रामपाल खड़ा होकर गंभीर आवाज में बोला, भाइयों बहनों, हमने जीत हासिल की है, पर इस जीत ने हमारे कई अपने छीन लिए। उनका बलिदान ही बेलापुर की असली ढाल है। गांव वाले सिर झुका कर रो पड़े। देवराज चौपाल के बीच में बैठे थे, उनका कंधा गहरे घाव से लहूलुहान था। माया उनके पास बैठी पट्टी बांध रही थी। दादा, आप आराम कीजिए, बहुत खून बह चुका है, माया बोली। देवराज ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, माया, दर्द तो है, लेकिन यह दर्द मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं बेलापुर सुरक्षित है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, हां दादा, अब बेलापुर हमेशा सुरक्षित रहेगा। पेड़ से बंधा भीमराव अब आजाद कर दिया गया था, लेकिन गांव वाले उसे घूर रहे थे। उसने कांपते हुए सबके सामने कहा, गांव वालों, मैंने गद्दारी की, मैंने डाकुओं से समझौता किया, लेकिन कल रात जब मैंने अपने ही बच्चों को खतरे में देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे माफ करना, मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। अब मेरी जिंदगी गांव के लिए है, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। गांव वाले चुप रहे, लेकिन उनके दिल में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। रामपाल ने गंभीरता से कहा, तेरी गद्दारी ने हमें चोट पहुंचाई है भीमराव, लेकिन अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अपनी जिंदगी बेलापुर की सेवा में लगा, तभी तुझे माफी मिलेगी। भीमराव आंसू भरी आंखों से सिर झुका गया। रघु अब भी चौपाल के कोने में पड़ा था, उसकी सांसें टूट टूट रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बूढ़े, तू जीत गया, लेकिन याद रख, डाकुओं की दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। देवराज उसके पास गए और बोले, डाकू हमेशा रहेंगे, लेकिन जब तक गांव वालों का साहस जिंदा है कोई डाकू जीत नहीं सकता। रघु ने आखिरी सांस ली और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। काली को गांव वालों ने बांध लिया था। वो तड़पते हुए बोला, तुमने रघु को मार दिया, लेकिन मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। रामपाल ने गुस्से से कहा, तेरे लिए अब लौटने की कोई जगह नहीं। गांव वालों ने मिलकर उसे पकड़कर जंगल की सीमा पर फेंक दिया, ताकि वो कभी लौटने की हिम्मत ना करे। शाम होते होते गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। देवराज ने कमजोर लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज बेलापुर ने डर को हराया है, हमने डाकुओं को हराया, लेकिन ये जीत सिर्फ मेरी या रामपाल की नहीं, ये जीत पूरे गांव की है। आज से हम सब मिलकर इस गांव की रक्षा करेंगे। अब कोई अकेला पहरेदार नहीं होगा, हर इंसान बेलापुर का रखवाला बनेगा। गांव वाले जोर से गरजे, हाँ, हम सब रखवाले हैं। माया ने मशाल ऊंची उठाई और कहा, आज से ये मशाल सिर्फ मेरे दादा की नहीं, पूरे गांव की है। जब तक ये जलती रहेगी बेलापुर अंधेरे में नहीं डूबेगा। गांव वालों ने तालियां और हुंकार से चौपाल गूंजा दी। युद्ध के बाद की रात लंबी और थकाने वाली थी, लेकिन जब अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें बेलापुर की धरती पर पड़ी तो पूरे गांव में एक अजीब सी शांति उतर आई। पक्षियों की चहचहाट फिर से गूंज उठी, जैसे आसमान भी कह रहा हो, बेलापुर जिंदा है। गांव वाले सुबह सुबह चौपाल पर इकट्ठा हुए। जहां कल तक जंग का धुआं था, वहां अब लोगों की मेहनत की गूंज थी। कोई झोपड़ी की टूटी छत ठीक कर रहा था,
कोई जले हुए गोदाम की राख हटाकर नई नींव डाल रहा था। औरतें बच्चों के साथ मलबा साफ कर रही थी, जबकि किसान फिर से हल चलाने की तैयारी में थे। रामपाल ने सबको संबोधित किया, भाइयों बहनों, डाकुओं ने हमें तोड़ा लेकिन मिटा नहीं पाए। अब हमें बेलापुर को पहले से भी मजबूत बनाना होगा। हर गली में चौकी बनेगी, हर घर में मशाल होगी। गांव वालों ने तालियां बजाकर उसका साथ दिया। देवराज चौपाल पर खाट पर लेटे थे। उनके कंधे की चोट गहरी थी, लेकिन उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। उन्होंने माया को पास बुलाया। बेटी देवराज ने धीमे स्वर में कहा, तूने कल रात जो किया वह किसी योद्धा से कम नहीं था। अब गांव को तेरे जैसे नौजवानों की जरूरत है। शायद मेरी लाठी अब कमजोर हो गई हो, लेकिन तू इस मशाल को जलाए रखेगी। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, दादा आपकी लाठी ही मेरी ताकत है। जब तक मैं जिंदा हूं बेलापुर की मशाल बुझने नहीं दूंगी। भीमराव गांव वालों के सामने आया। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। मैंने गद्दारी की थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं सबसे पहले टूटे घर बनवाऊंगा, खेतों में काम करूंगा और अपना जीवन गांव की सेवा में दूंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। गांव वालों में खुसर पुसर हुई, लेकिन रामपाल आगे बढ़ा और बोला, भीमराव तेरा पाप बड़ा है, लेकिन अगर तू सचमुच बदला है तो तेरे काम तुझे साबित करेंगे। तेरा भविष्य तेरे हाथ में है। भीमराव आंसू बहाता हुआ बोला, मैं साबित करूंगा। उस दिन गांव के हर इंसान ने काम बांट लिया। पुरुष बैरिकेड्स और चौकियां बनाने लगे। औरतें बच्चों को सिखाने लगी कि खतरे के समय कैसे छुपना और बचना है। बुजुर्ग कहानियों के जरिए बच्चों को साहस का पाठ पढ़ाने लगे। देवराज मुस्कुराकर बोले, अब बेलापुर सिर्फ खेती का गांव नहीं रहा, अब ये योद्धाओं का गांव है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। माया ने मशाल उठाई और कहा, कल तक ये मशाल मेरे दादा की थी, आज ये पूरे गांव की है। हम सब मिलकर इसे जलाए रखेंगे ताकि कोई अंधेरा हमें कभी ना तोड़ पाए। गांव वालों ने एक साथ हुंकार भरी, बेलापुर जिंदाबाद। देवराज ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाए, आज मैंने अपने गांव को नया जन्म लेते देखा है। नई सुबह के साथ बेलापुर गांव ने अपनी धड़कनें फिर से पाई। अब हर गली में बच्चों की हंसी लौट आई थी और खेतों में हल्की धारें चमकने लगी थी। लेकिन गांव वालों के दिल में एक ही विचार था, हमारी जीत का असली नायक कौन है? गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि शाम को चौपाल पर एक सभा होगी जहां गांव अपने रखवाले को सम्मान देगा। शाम ढलते ही चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा हुए। लोगों के हाथों में फूल और दीपक थे। बीच में एक बड़ी चटाई बिछाई गई जिस पर देवराज को बैठाया गया। उनका कंधा अब भी पट्टी में बंधा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक सबका दिल जीत रही थी। माया उनके पास खड़ी थी, मशाल थामे हुए। रामपाल सामने खड़ा था, चेहरे पर गंभीरता और गर्व दोनों। भीमराव भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था, सिर झुकाए, लेकिन आंखों से पछतावे और आशा की झलक साफ थी। रामपाल आगे बढ़ा और जोर से बोला, बेलापुर के भाइयों और बहनों, हम सब ने डाकुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन यह सच है कि अगर देवराज ना होते तो आज बेलापुर मिट चुका होता। उन्होंने अपनी लाठी से हमारी पहचान बचाई और उनकी पोती माया ने मशाल बनकर हमें रोशनी दिखाई। गांव वाले जोर से चिल्लाए, देवराज जिंदाबाद, माया जिंदाबाद। एक एक कर गांव वाले आगे आए। किसानों ने देवराज के पैरों में मिट्टी डालकर कहा, यह हमारी धरती की ओर से आपका आशीर्वाद है। औरतों ने फूलों की माला पहनाई। बच्चे दौड़कर उनके पैरों से लिपट गए और बोले, दादा आप हमारे असली हीरो हो। देवराज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, मैं हीरो नहीं हूं। हीरो तो तुम सब हो जिन्होंने डर छोड़कर लड़ाई लड़ी। अगर गांव साथ ना देता तो एक बूढ़ा आदमी क्या कर लेता?
गांव वालों ने माया की ओर भी रुख किया। औरतों ने उसे गले लगाया। एक किसान बोला, अगर माया बहन ना होती तो हमारी औरतें कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। माया झिंझकते हुए बोली, मैंने तो वही किया जो दादा ने सिखाया। असल ताकत तो आप सब है। लेकिन गांव वाले एक स्वर में बोले, नहीं माया, तू हमारी बहन, हमारी बेटी ही नहीं, हमारी नेता भी है। भीमराव भीड़ से आगे आया। उसने कांपते हाथों से देवराज के पैरों को छुआ और कहा, मैंने गद्दारी की, लेकिन आपने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया। अगर आप मुझे स्वीकार कर लें तो मैं अपनी जान लगाकर बेलापुर की सेवा करूंगा। देवराज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भीमराव, तूने गलती की है, लेकिन गलती को मानना और बदलने की कसम खाना ही इंसानियत है। जा अब से गांव का सच्चा बेटा बन। भीमराव की आंखों से आंसू टपकने लगे। सभा के अंत में गांव वालों ने एक साथ दीप जलाए। देवराज और माया के सामने पूरी चौपाल रोशनी से जगमगा उठी। गांव वालों ने एक स्वर में हुंकार भरी, अब बेलापुर का हर इंसान रखवाला है। देवराज मुस्कुराए और आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और शांति थी। माया मशाल थामे खड़ी थी और उसके चेहरे पर उम्मीद का तेज चमक रहा था। बेलापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका था। बेलापुर गांव में सम्मान सभा के बाद का दिन और भी खास था। गांव की गलियों में अब डर की जगह गर्व और आत्मविश्वास का माहौल था। हर किसी के होठों पर एक ही बात थी, हमने डाकुओं को हराया है, अब कोई हमें झुका नहीं सकता। लेकिन इस जीत का असली श्रेय किसे दिया जाए, इस पर सबका दिल पहले ही फैसला कर चुका था। अगले दिन चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, किसान, औरतें और बच्चे सब मौजूद थे। बीच में देवराज खाट पर बैठे थे। कंधे पर पट्टी अब भी बंधी थी। माया उनके पास खड़ी थी, मशाल हाथ में। रामपाल ने सभा की शुरुआत की। गांव वालों, कल हमने देवराज और माया का सम्मान किया, लेकिन आज हमें यह तय करना है कि आने वाली पीढ़ियां इन्हें किस नाम से याद करेंगी। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें देवराज की ओर थी। एक किसान आगे आया और बोला, हमने इन्हें हमेशा बूढ़ा पहरेदार कहा, लेकिन अब यह नाम छोटा लगता है। यह सिर्फ पहरेदार नहीं, हमारी ढाल है। एक और औरत बोली, जब हम डर से कांप रहे थे तब इनकी लाठी हमारी हिम्मत बनी। हमें इन्हें गांव की ढाल कहना चाहिए। बच्चे भी चिल्लाने लगे, गांव की ढाल, गांव की ढाल। सभा गूंज उठी। हर तरफ से एक ही आवाज आने लगी, देवराज, गांव की ढाल। देवराज भावुक होकर बोले, भाइयों बहनों, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। मैं बूढ़ा हूं, कमजोर भी हूं, लेकिन आपने मुझे जो सम्मान दिया वो मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आप मुझे ढाल कहते हैं तो याद रखो, ढाल अकेली नहीं होती, ढाल के पीछे खड़े लोग ही असली ताकत होते हैं। तुम सभी असली योद्धा हो। गांव वालों ने तालियां बजाई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सभा के बाद बुजुर्ग और औरतें माया के पास आई। एक बुजुर्ग ने कहा, माया, तूने हमें सिखाया कि डर के आगे भी हिम्मत होती है। तू अब सिर्फ दादा की पोती नहीं, हमारी बेटी और हमारी नेता है। औरतों ने कहा, अब से हमारी मशाल तू होगी। तेरे हाथ की रोशनी हमें अंधेरे से बचाएगी। माया की आंखें भर आई। उसने दादा की ओर देखा। देवराज ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, तेरी पहचान अब सिर्फ मेरी पोती की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। सभा के अंत में भीमराव आगे आया। उसने कांपते हुए कहा, गांव वालों, मैंने गद्दारी की, लेकिन मुझे जीने का दूसरा मौका दिया गया। आज मैं कसम खाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक बेलापुर की सेवा करूंगा। अब मेरी पहचान गद्दार नहीं बल्कि मजदूर और रखवाला होगी। गांव वालों ने सिर हिलाकर उसे स्वीकार किया, लेकिन नजरें सख्त थी। उसे अपना वादा साबित करना था। बेलापुर गांव अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था, जहां कभी डर और अफवाहें थी। अब वहां साहस और विश्वास था। गांव वालों की जुबान पर एक ही नाम था, गांव की ढाल देवराज। जंग के बाद कई दिन बीत गए। देवराज का कंधा धीरे धीरे ठीक हो रहा था,
लेकिन उनकी उम्र ने अब साथ देना छोड़ दिया था। वो चौपाल की खाट पर बैठे रहते और गांव वालों को काम करते देखते। हर बार उनकी आंखों में संतोष की चमक होती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था, देवराज ने माया को पास बुलाया। बेटी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब समय आ रहा है कि मैं अपनी लाठी रख दूं। मेरी सांसें भले ही थक गई हो, लेकिन मेरी आत्मा चैन में है, क्योंकि अब बेलापुर सुरक्षित है। माया की आंखों से आंसू टपक पड़े। दादा, आप ऐसा मत कहिए, आप ही तो इस गांव की जान है। देवराज ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटी, अब ये गांव तुझ पर और तेरे साथियों पर टिका है। मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है। उस रात चौपाल पर फिर से गांव वालों को बुलाया गया। सब लोग दीप लेकर आए। देवराज खाट पर बैठे थे। उनके पास माया मशाल थामे खड़ी थी। रामपाल ने कहा, गांव वालों, आज हमारी ढाल हमें अंतिम शिक्षा देने वाले हैं। सुनो इन्हें, क्योंकि इनके शब्द हमारी आने वाली पीढ़ियों की मशाल होंगे। देवराज ने गहरी सांस ली और बोले, भाइयों बहनों, याद रखो, डाकुओं का डर तलवार से नहीं मिटता, बल्कि इंसान के दिल से मिटता है। हमने डाकुओं को हराया, लेकिन असली जीत तब मिली जब हमने डर को हराया। आज मैं तुम्हें यही विरासत दे रहा हूं। डर के आगे कभी मत झुकना। गांव वालों की एकता सबसे बड़ी ताकत है, और जब तक तुम्हारी मशाल जलती रहेगी, अंधेरा कभी जीत नहीं पाएगा। गांव वालों ने एक साथ मशालें उठाई और कहा, हम वचन देते हैं देवराज, अब बेलापुर का हर इंसान रखवाला है। हम आपकी विरासत को कभी बुझने नहीं देंगे। बच्चों ने भी हाथ उठाकर चिल्लाया, गांव की भाल जिंदाबाद। भीमराव आगे आया, आंखों से आंसू बहते हुए, देवराज भाई, आपने मुझे दूसरा जीवन दिया। मैं वादा करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक बेलापुर की सेवा करूंगा। गांव के हर काम में मैं आगे रहूंगा, ताकि लोग मुझे फिर कभी गद्दार ना कहें। देवराज ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, भीमराव, तूने गलती की थी, लेकिन अब तुझे अपने कर्मों से अपना नाम बदलना होगा। मैं यकीन करता हूं कि तू बदलेगा। कुछ दिन बाद जब सुबह का सूरज उगा, देवराज खाट पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें धीमी हो गई। माया उनके पास बैठी थी। उसका हाथ उनके हाथ में था। देवराज ने आखिरी बार आंखें खोली और फुसफुसाए, माया, मशाल जलाए रखना। गांव अब तेरे हवाले। उनकी सांसें थम गई। गांव की ढाल अब इतिहास बन चुके थे। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। लोगों ने रोते हुए फूल चढ़ाए। रामपाल ने गंभीर आवाज में कहा, देवराज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। वे सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि बेलापुर की पहचान थे। माया ने मशाल ऊंची उठाई और कहा, दादा ने कहा था, जब तक मशाल जलती रहेगी, अंधेरा नहीं जीतेगा। आज से ये मशाल पूरे गांव की है। गांव वालों ने एक साथ हुंकार भरी, गांव की ढाल अमर रहे, मशाल अमर रहे। बेलापुर ने अपने रखवाले को खो दिया था, लेकिन उसकी विरासत अब हर दिल में जीवित थी। देवराज अब सिर्फ एक बूढ़ा पहरेदार नहीं, बल्कि गांव की ढाल बनकर अमर हो गए थे। और माया मशाल थामे उस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का प्रण कर चुकी थी। बेलापुर अब हमेशा रोशनी और साहस की धरती कहलाएगा।